ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश के बारे में जानकारी ले रहे थे। हम लोग पढ़ चुके थे कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की पहली महिला सुल्तान के बारे में। साथ ही हम जानेंगे उस सुल्तान के बारे में जो सुल्तान होने के बावजूद भी मुस्लिम टोपियां सिलकर तथा कुरान की आयतें लिखकर अपना खर्च चलाता था। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन उसके चचेरे भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने गद्दी पर कब्जा किया, जो कि एक बहुत अत्याचारी शासक था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाह तुर्कान भी उसी की जैसी अत्याचारी थी। इन सबको हटाने के लिए रजिया ने क्या किया और कैसे वह सुल्तान बनी, आइए जानते हैं। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठे। ठीक है, ये 6 माह 18 दिन शासन कर सके। ठीक है, इनकी मां का नाम क्या था? शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या थे? बहुत ही अत्याचारी शासक थे। इन्होंने जैसे ही गद्दी पर ये बैठे, इन्होंने अत्याचार करना शुरू किया। अब रजिया सुल्तान ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत में क्या होता था, या सल्तनत काल में क्या होता था, अगर आप लाल कपड़े पहनकर दरबार में जाएंगे तो वो न्याय का प्रतीक माना जाता था। यानी लाल कपड़े पहनकर रजिया ने दरबार में पहुंचकर न्याय की मांग की। बहुत सारे अमीर उसके पाले में आ गए और इस तरीके से रजिया सुल्तान हमारी भारत की पहली महिला शासिका बनी। तो इनके बाद हम लोग जानेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक गद्दी पर रही। ठीक है, इन्होंने उपाधि धारण की थी। इनकी उपाधि थी कुमदत उल निशवा। ठीक है, चलिए इनके बारे में एक दो बातें बताते हैं। रजिया सुल्तान ने लाल कपड़े पहनकर न्याय की मांग की। सभी अमीरों ने मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाया। कुछ समय बाद इसको मार दिया गया। तब जाके रजिया सुल्तान बनी दिल्ली सल्तनत की। लेकिन क्या हुआ, रजिया एक महिला थी, तो जब वो दरबार में आती थी तो उनके अमीरों के द्वारा कोई भी विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती थी। जैसे सुल्तान आ रहे हैं तो खड़े हो जाना, उन्हें नमस्ते करना, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो रजिया ने क्या किया, पहले रजिया क्या पर्दे में आती थी बुर्का पहन के, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उन्होंने कबा तथा कुलाह पहनकर दरबार में आना शुरू किया। कबाह तथा कुलाह होता है मर्दाना कपड़े, यानी जो इनके पिताजी इल्तुतमिश पहनते थे वो पहन के ये दरबार में आने लगे। तो उम्दत और निशवा की क्या थी? रजिया की उपाधि। ये क्या है? भारत की पहली महिला शासिका। इसके अलावा क्या है? भारत की पहली तथा अंतिम मुस्लिम शासिका या मुस्लिम सुल्तान। ठीक है, रजिया ने क्या किया था? रजिया ने लाल कपड़े पहनकर या लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग की। पहले रजिया पर्दे में दरबार में आई, बाद में पिता के कबा तथा कुलाह। कबा तथा कुलाह पिताजी का मुकुट और जो कोट होता था इल्तुतमिश का, उसको कहते थे कबा तथा कुलाह। तो बाद में कबा तथा कुलाह पहनकर दरबार में आने लगी। तो इतनी सी बात हो गई। आगे क्या हुआ,
रजिया गद्दी पर बैठ तो गई, लेकिन जो अमीर लोग थे उन्हें ये मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करे। तो उन्होंने उसको मारने की कोशिश की, कई हमले भी हुए। तो रजिया ने इन सब से बचने के लिए एक तरीका अपनाया। उसने क्या किया, जो बड़े बड़े अमीर थे दरबार में, जिनका प्रभाव ज्यादा होता था, उनको विशेष पद देना प्रारंभ किया। कई अमीरों को इसने बहुत सारे पद दिए, जिनमें से आप लोगों को दो नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक थे आपके एतगीन, जो बदायूं से इक्तादार बनाए गए, और एक थे अल्तुनिया। ठीक है, तो क्या किया, रजिया ने अमीरों को बड़े बड़े पद दिए। कौन कौन से पद दिए और किनको? एक था एतगीन, इसको कहां का सूबेदार बनाया था इन्होंने? बदायूं। और एक था अल्तुनिया, इसको इन्होंने बनाया भटिंडा का सूबेदार। ठीक है, तो यहां तक तो बात ठीक थी। अब हुआ क्या, रजिया ने स्वयं का एक अंगरक्षक भी नियुक्त किया। अबिसीनिया का एक बहुत हट्टा कट्टा दास था, जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर ए आखुर का पद दिया। हमने आपको बताया था प्रारंभ में कि अमीर आखुर का मतलब होता है घोड़े के अस्तबल का प्रधान। तो रजिया ने अपने अंगरक्षक जमालुद्दीन याकूत को कौन सा पद दिया? अमीर ए आखुर। अब याकूत क्या करते थे, जब कभी रजिया घोड़े पर बैठती थी तो याकूत अपने हाथ लगाकर उन्हें घोड़े पर बिठाया करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि सल्तनत में ये चर्चाएं होने लगी कि रजिया और उनके बीच, जमालुद्दीन याकूत के बीच प्रेम प्रसंग के चर्चे होने लगे। ये बात जब अल्तुनिया को पता चली तो उन्होंने भटिंडा से विद्रोह कर दिया। तो ये बात हम लिखते हैं, रजिया का अंगरक्षक कौन बना? जमालुद्दीन याकूत। ये कहां का रहने वाला था? अबिसीनिया। इसे कौन सा पद मिला था? पद मिला था अमीर ए आखुर। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जब इनकी रजिया की और याकूत के चर्चे सुने किसने? अल्तुनिया ने। अल्तुनिया चाहते थे कि रजिया से विवाह अल्तुनिया करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, भटिंडा से विद्रोह कर दिया। जब रजिया को इस बात का पता चला तो रजिया याकूत के साथ मिलकर भटिंडा के लिए चल पड़ी। रास्ते में रजिया को प्यास लगी तो रजिया ने कहा कि भाई याकूत पानी भर के लाओ। तो याकूत जब पानी भरने के लिए गए तो वहां पर पहले से ही अमीरों के कुछ सैनिक छुपे हुए थे, जिन्होंने मिलकर याकूत की हत्या कर दी। रजिया अकेली ही भटिंडा पहुंची और उन्होंने अल्तुनिया से कहा, ये सब क्या है, आपने विद्रोह क्यों किया? तो अल्तुनिया बोले कि हमने विद्रोह इसलिए किया है क्योंकि आप और याकूत के बारे में हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी थी। तो रजिया ने कहा, याकूत तो मारे गए हैं, अब इनसे कहने का कोई मतलब नहीं है। तो रजिया ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अल्तुनिया ने क्या किया, रजिया के साथ वहीं पर विवाह कर लिया। ठीक, और वहां से जब वो दिल्ली की तरफ वापस आ रहे थे तो पंजाब में एक जगह है कैथल, कैथल नामक स्थान पर अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या कर दी गई। तो आइए कुछ बातें लिखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, रजिया तथा याकूत के प्रेम प्रसंग के चर्चे हुए। अल्तुनिया ने विद्रोह किया, रजिया विद्रोह दबाने भटिंडा निकली। रास्ते में याकूत मारे गए। ठीक, बाद में रजिया तथा अल्तुनिया ने विवाह किया।
जब रजिया और अल्तुनिया विवाह करके वापस आ रहे थे तो पंजाब के कैथल नामक स्थान पर दोनों की हत्या कर दी गई। समय था 1240। यही वो समय था जब रजिया की मृत्यु के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के। क्यों भड़के? रीजन ये था कि रजिया की हत्या किसने की? अमीर जो थे, हत्या करने का काम किया था अमीर के सैनिकों ने, जो गुलाम चालीसा के जो सदस्य होते थे, उन्होंने रजिया को मरवाया था और उन्होंने कहा था कि रजिया को मारने का काम किया हिंदू डाकुओं ने। किसने? हिंदू डाकुओं ने। तो इस वजह से हिंदू डाकुओं पर जब इल्जाम लगाया गया तो हिंदू मुस्लिमों का दंगा हुआ। तो भारत का पहला हिंदू मुस्लिम दंगा था ये। इसके पहले हिंदू मुस्लिमों के बीच युद्ध तो हुए, लेकिन वो दंगे नहीं थे। जैसे मोहम्मद गौरी हुए, महमूद गजनबी हुए, ये लोग जब आए थे तो ऐसा हुआ था, लेकिन ये पहला हिंदू मुस्लिम दंगा था भारत में। तो अगर पूछा जाए कि भारत का पहला हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था, तो रजिया की मृत्यु पर। तो यहां पे लिख दे रहे रजिया तथा अल्तुनिया की हत्या पंजाब के कैथल नामक स्थान पर हुई। कहां पर हुई? कैथल नामक स्थान पर। इसी समय भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। बात कब की है? 1240 की। ठीक है, तो ये रजिया सुल्तान थी जो कि भारत की पहली मुस्लिम शासका थी। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले सुल्तान के बारे में। अगले सुल्तान जो थे वो पूरी तरीके से अमीर के हाथों से बंधे हुए थे। अगले सुल्तान थे बहराम शाह। कौन थे? बहराम शाह। तो आइए जानते हैं। तो रजिया कब से कब तक रही? 1236 से 1240 तक। अब हम लोग देखेंगे बहराम शाह, ये थे 1240 से 1242। ये मात्र नाम मात्र के सुल्तान थे। ठीक है, असली शासन जो कर रहे थे कुछ अमीर लोग कर रहे थे। तो ऐसा लिख सकते, बहराम शाह अमीरों के इशारों पर काम करते थे। इसने एक नया पद बनाया। नया पद कौन सा बनाया था? नाइब। चलिए, नाइब एक बहुत बड़ा पद होता था सल्तनत काल में। कहा जाए सुल्तान के बाद अगर कोई होता था तो वो नाइब होता था। हुआ क्या? इसने एक नया पद बनाया नाइब, और पहला नाइब बना था एतगीन। तो नाइब बनने के पश्चात एतगीन ने क्या किया? सुल्तान की तरह अपने आप को दिखाने की कोशिश की, यानी सुल्तान की नकल करने का प्रयास किया। वह सुल्तान की तरह बड़े ऊंचे हाथी पर बैठने लगा। उसने सिंहासन बनवा लिया। अपना जो महल था उसके दरवाजे पर बिल्कुल सुल्तान की तरह ही शेर हाथी खड़े करवाने शुरू कर लिए। तो बहराम शाह ने कहा ये तो भाई गलत बात है। तो बहराम शाह ने एतगीन की हत्या करवा दी। इसमें हम लोग लिखेंगे पहला नाइब एतगीन बना, हत्या करवाई गई। लगातार 3-4 नाइब मारे गए। मंगोल आक्रमण के समय सुल्तान के सैनिकों ने सुल्तान की हत्या कर दी। ठीक, देखिए हुआ क्या, जब एतगीन मारा गया इसके बाद जो नाइब बना वो भी मारा गया, फिर एक नाइब बना वो भी, यानी लगातार 3 से 4 जो नाइब के पद पर बैठे थे वो मारे गए। तो अमीरों ने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, किसी को
पावर में आने ही नहीं दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो सैनिक थे उनको भड़का दिया, उनसे कहा कि भाई देखिए आपके सुल्तान तो सभी लोगों को मार रहे हैं। तो मंगोल आक्रमण हुआ और उसी मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए जब बहराम शाह जा रहे थे तो रास्ते में उसी के सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। अब जो गद्दी पर बैठेंगे वो है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह क्या थे, अमीरों में एक बहुत पावरफुल अमीर थे जिनको हम लोग कहते थे बलबन। आगे चलकर इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बलबन के कहने पर चलते थे पूरी तरीके से अलाउद्दीन मसूद शाह। तो आइए देखते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, इनमें ज्यादा नहीं आता। आपको नाम और कब से कब तक रहे ये और उनके द्वारा एक दो जो कार्य कराए गए वो आपको याद रखने हैं। ठीक, अब गद्दी पर बैठेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। ये बलबन के अनुसार काम करते थे। इन्होंने बलबन को अमीर ए हाजिब, एक पद होता था अमीर ए हाजिब, बनाया। ठीक, हुआ क्या, अलाउद्दीन मसूद शाह ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बलबन के कहने पर सभी प्रकार के कार्य किया करते थे। बलबन को इन्होंने अमीर ए हाजिब बनाया। इसके पश्चात जब बलबन को लगा कि अब मसूद शाह उनके किसी काम के नहीं है तो उन्होंने मसूद शाह को हटा दिया और अपने ही एक फिर से नए चेले नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद कहने को तो बलबन के कहने पर सुल्तान बने, लेकिन थे बहुत अच्छे। इन्हें कोई मतलब नहीं था सुल्तान की संपत्ति से, सल्तनत काल में कितना टैक्स आ रहा है, इनके समय पे क्या हो रहा है क्या नहीं। ये जब सुल्तान नहीं थे तो मुस्लिम टोपियां सिलकर और कुरान की आयतें लिखकर अपना खर्च चलाते थे। बाद में भी ऐसा ही हुआ, सुल्तान बनने के बाद भी इन्होंने वही क्रम जारी रखा। तो इनमें हम लिखेंगे यह भी बलबन के अनुसार काम करते थे। इन्होंने बलबन को अमीर ए हाजिब ए नाइब, इन्होंने बलबन को अमीर ए हाजिब ए नाइब का पद दिया था। इसके बाद क्या हुआ, नासिरुद्दीन महमूद को जब महसूस हुआ कि भाई हम तो सुल्तान हैं, हम बहुत बड़े पद पर हैं, हम जो चाहेंगे वो हो सकता है, तो बलबन के बारे में कुछ अमीरों ने सुल्तान को भड़काया कि भाई बलबन तो बुरा व्यक्ति है, वो ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, आपको पता नहीं रहता है। तो नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया, बलबन को दिल्ली से हटाकर हांसी भेज दिया। दिल्ली के पास एक जगह है हांसी। जब बलबन हांसी पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके बारे में रेहान नाम के एक व्यक्ति ने नासिरुद्दीन महमूद को भड़काया था। तो हांसी रहते हुए बलबन ने रेहान की हत्या करवाई और पुनः वापस आए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रेहान के कहने पर महमूद ने या सुल्तान ने, ऐसा सुल्तान ने बलबन को हांसी भेजा, बलबन ने रेहान की हत्या करवाई। अब क्या हुआ, जब बलबन ने रेहान की हत्या करवा दी तो वो वापस आए दिल्ली, और दिल्ली वापस आकर अब उन्होंने कहा कि नासिरुद्दीन महमूद को अब गद्दी से हटाना चाहिए। इसी समय मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण जो हुआ तो बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद से कहा कि आप तो युद्ध लड़ नहीं पाएंगे, आप ऐसा कीजिए कि शाही छत्र हमें दे दीजिए। शाही छत्र क्या होता था,
एक छाता होता था जिसके नीचे सुल्तान युद्ध किया करते थे। तो नासिरुद्दीन महमूद ने कहा ये तो बात ठीक है, हम तो युद्ध करेंगे नहीं। तो बलबन ने शाही छत्र की अनुमति मांगी और मंगोल आक्रमण को विफल किया। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाकर स्वयं सुल्तान बना। तो यहां पे लिख सकते हैं मंगोल आक्रमण में बलबन ने शाही छत्र की अनुमति मांगी। अब अगले सुल्तान बलबन होंगे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ सुल्तान जिनके बारे में हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे सुल्तान बलबन के बारे में। दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था बलबन जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया था। वह अपने आप को वीर अफरासियाब का वंशज कहता था। बलबन ही वह सुल्तान बना जो कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी भुजाएं उसे मारने को फड़कने लगती हैं। और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे बलबन के बारे में, और सी बहुत बातें हैं जो बलबन के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।